ठीक है। तो ये जो संपत्ति बढ़ती है कुछ लोगों की, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि वो स्टॉक मार्केट, वहाँ पे संपत्ति बढ़ रही है। मतलब जैसे कि अभी सबसे बड़ा सवाल अडानी साहब का है कि वो इतनी तेज़ी से दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो किस प्रकार से बने? अगर आप देखें तो उनका उत्पादन बहुत कम है, उनका जो रोज़गार जो देते हैं वो बहुत कम है। मतलब उनकी संपत्ति हो गई, मतलब अंबानी जी से भी ज़्यादा है ना। और अंबानी की जो रिलायंस की कंपनी है, करीब करीब उतने बड़ी कंपनी हो गई है ना। तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने जानबूझ के अपना स्टॉक मार्केट में अपना जो पैसा है, काला धन, वो देश से बाहर निकाला और वहाँ से वापस भारत में ले आए और स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स पे वो लगा दिया। तो हमारे यहाँ देखिए, जो अडानी की जो संपत्ति है वो किस आधार पे बढ़ी? वो इस आधार पे नहीं बढ़ी कि जो आम आदमी है उसने शेयर खरीदे। तो जो फ़ायदा पहुँच रहा है उनकी जो शेयर मार्केट का दाम बढ़ने का, क्योंकि उनका जो हिस्सा है वो उसमें 70-72% है और जो उनके जो साथी हैं उनका है, और पब्लिक का हिस्सा तो 2-3% ही है। LIC का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी बहुत छोटा ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो वो जो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं कि अपना स्टॉक मार्केट में दाम बढ़ा दें। और यही हुआ अगर आप देखें तो पैंडेमिक के दौरान। पैंडेमिक के दौरान संगठित क्षेत्र आगे बढ़ा और फिर उनके स्टॉक मार्केट में दाम बेतहाशा बढ़े 2 साल। तो उससे संपत्ति बहुत बढ़ गई है ना। लेकिन ये पेपर में बढ़ी, इसका ये मतलब नहीं कि उत्पादन बढ़ा, उत्पादन तो नहीं बढ़ा। तो इसका जो असर था, जो जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो गए, उसका असर गरीब पे नहीं पड़ा, क्योंकि गरीब तो असंगठित क्षेत्र में है। जो संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है वो उनके एवज पे बढ़ रहा है, तो इनकी संपत्ति बढ़ रही है और गरीब वहीं पे रह गया या वो और गरीब हो गया। तो इसलिए इसका ट्रिकल डाउन असर नहीं है। जब संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है तो वो उसके असंगठित क्षेत्र के एक्सपेंस पे बढ़ रहा है, उसके एवज में बढ़ रहा है। तो इसलिए वो गिर रहा है और ये बढ़ रहा है, तो ट्रिकल डाउन कुछ भी नहीं है। तो ये कहा जाता है कि जब अमीर और अमीर होगा तो उससे ट्रिकल डाउन होगा। वो जब 2 अलग अलग सर्किट बन गए, संगठित क्षेत्र का अलग हो गया, असंगठित क्षेत्र का अलग उत्पादन का हो गया, तो वो जो ट्रिकल डाउन है वो हमारे देश में दिख नहीं रहा। और ट्रिकल डाउन की नीति तो हमने 1947 के बाद से अपनाई थी। सोचा था कि पहले जो उन्नत सेक्टर्स हैं वो एडवांस करेंगे तो धीरे धीरे नीचे रिस्क चला जाएगा। ये जो थ्योरी थी ये यूरोप की 1820, 1813, 1840 की थ्योरी थी कि ट्रिकल डाउन से ऊपर से जो डेवलपमेंट है वो नीचे तक चला जाएगा। वो हमारे देश पे 1950 में, 1950 में लागू नहीं होती है। ये हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, जो 1820, 1830 की, वो बिल्कुल अलग थी। तो इसलिए हमारे देश में अब आप देखिए असंगठित क्षेत्र आज भी 94% है, तो गिर नहीं रहा, क्योंकि जो संगठित क्षेत्र है वही डेवलप करता जा रहा है। उसका फ़ायदा असंगठित क्षेत्र पे नहीं हो रहा, उसका फ़ायदा हमारे कृषि पे नहीं हो रहा। कृषि में से तो बल्कि एक कोशिश की गई कि वहाँ से जो सरप्लस प्रोडक्शन है, सरप्लस को निकाल के इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में लगा दें, तो उससे असमानता और भी बढ़ती चली गई। तो ट्रिकल डाउन की नीतियाँ हमने 1947 के बाद अपनाई, 1991 के बाद और भी ज़्यादा ट्रिकल डाउन की हमने जो है इंटेंसिफाई कर दिया। उससे हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे जो असंगठित क्षेत्र उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कुल मिला के हमें नीतियाँ इक्विटेबल ग्रोथ की करनी पड़ेंगी। जो आज अर्थशास्त्री हैं, जो आज की नीतियों का फ़ायदा बताते हैं, वो कहते हैं कि ग्रोथ से हमारा रोज़गार होगा। लेकिन हमारा 70 साल का एक्सपीरियंस है कि सिर्फ ग्रोथ से जो है रोज़गार पैदा नहीं होता। वो पैदा होता है जब नीचे के लेवल पे वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तब उससे जो है ग्रोथ होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो 2 मॉडल हैं। एक मॉडल है कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट किसको बेयर करना पड़ता है? वो वर्कर को बेयर करना पड़ता है, वो आपके जो पर्यावरण पे उसका कॉस्ट पड़ता है। दूसरा है इक्विटेबल ग्रोथ, कि मतलब ग्रोथ का असर फ़ायदा सबको होना चाहिए। तो इक्विटेबल ग्रोथ में ग्रोथ भी होगा और आपका जो ये फ़ायदा है वो सबको मिलेगा। ये